क्या आपको लगता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1946 में अचानक से बनना शुरू हुआ था? अगर हाँ, तो आप इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मिस कर रहे हैं। असली कहानी तब शुरू हुई जब कुछ गोरे व्यापारी मसालों की तलाश में इंडिया आए और देखते ही देखते पूरे देश के मालिक बन बैठे। वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर। आज हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का सबसे फाउंडेशन और इन डेप्थ चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे आज के कानून कल के इन्हीं ब्रिटिश एक्ट से निकले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है साल 1600 में, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स बन के आए थे, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC कहते हैं। क्वीन एलिजाबेथ I ने इन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर फिर आया साल 1765। बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद EIC को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, यानी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस कलेक्ट करने का अधिकार। अब पैसा आते ही पावर का नशा चढ़ना लाजमी था, और यहीं से एक ट्रेडिंग कंपनी टेरिटोरियल पावर बनने लगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बढ़ती पावर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाने शुरू किए। इस पूरे टाइम पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: द कंपनी रूल 1773 टू 1858 और द क्राउन रूल 1858 टू 1947। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि EIC के ऑफिसर्स तो अमीर हो रहे हैं, पर कंपनी घाटे में जा रही है, तो उन्होंने लाया ये पहला कंट्रोल। ये एक्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये पहली बार था जब EIC के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। सबसे बड़ा चेंज था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और पहले ऐसे इंसान बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। सिर्फ यही नहीं, इसी एक्ट के अंडर 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1773 के एक्ट में कुछ खामियां थीं, जिन्हें ठीक करने के लिए ये लाया गया। इसने आते ही कंपनी के काम को 2 हिस्सों में तोड़ दिया: कमर्शियल काम और पॉलिटिकल काम। कमर्शियल काम देखने के लिए पुराना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, लेकिन पॉलिटिकल काम के लिए एक नई बॉडी बनाई गई, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इस एक्ट की सबसे खास बात यह थी कि पहली बार EIC की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पर। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में पूरी तरह कंट्रोल चाहते थे। ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रलाइजेशन की तरफ फाइनल स्टेप था। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्हें पूरी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गईं। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स से उनकी लॉ मेकिंग पावर छीन ली गई। EIC अब एक कमर्शियल बॉडी नहीं, बल्कि प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। इस फेज का आखिरी एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसने एक बहुत बड़ा फाउंडेशन रखा। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया गया। एक 6 मेंबर की नई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जो बिल्कुल ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। और सबसे अच्छी खबर यह थी कि इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज की ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दी गई, जिसे मकॉले कमेटी ऑफ 1854 ने गाइड किया। लेकिन फिर आया 1857 का साल, जिसे हम सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं। इसने ब्रिटिशर्स की नींव हिला दी और शुरू हुआ द क्राउन रूल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को द गुड गवर्नमेंट एक्ट कहा गया। EIC को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। इंडिया अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों खत्म कर दिए गए, और एक नया ऑफिस बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई। इसके बाद सीरीज आई इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स की। 1861 के एक्ट ने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना शुरू किया। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। इसने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया और पोर्टफोलियो सिस्टम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। 1892 के एक्ट ने मेंबर्स का नंबर बढ़ाया और पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट लाया। फिर आया 1909 का एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। ये एक्ट हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार इंडियंस को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करने का चांस दिया।
जहां सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियन बने। लेकिन इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का जहर भी घोला। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया, इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। 1919 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। इसने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग किया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। इसे डायरकी कहा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने देश में पहली बार बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए। फिर आया सबसे बड़ा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यह एक्ट इतना लंबा था कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया है। इसने प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। पावर्स को 3 लिस्ट्स में बांटा गया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया और इसी एक्ट के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और फेडरल कोर्ट सेटअप हुए। आखिर में आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 3 जून को माउंटबैटन प्लान लाया गया, जिसमें पार्टीशन की बात थी। इस एक्ट ने ऑफिशियली इंडिया में ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट घोषित कर दिया। देश को 2 डोमिनियंस में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। वाइसरॉय का ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी पावर दे दी गई अपना नया भविष्य लिखने की। तो दोस्तों, ये था पूरा सफर 1773 से लेकर 1947 तक। कैसे एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी ने रूल्स बनाए और कैसे उन्हीं रूल्स के एवोल्यूशन से हमारा आज का महान कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अगर आपको इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन की एक एक कड़ी समझ आ गई हो तो कमेंट करके बताइए कि 1909 के एक्ट में ऐसा क्या था जिसने पार्टीशन के बीज बोए थे। ऐसी ही इन डेप्थ और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशंस के लिए अभी अंश सिंप्लीफायर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।